हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिटी डायलॉग्स में। आज के सेशन में हम लोग एनसीईआरटी को बहुत ही आसान भाषा में और अपनी आम लाइफ से जोड़ते हुए पढ़ेंगे। हम अपने चैनल पर एनसीईआरटी के निचोड़ को आपके लिए डिटेल में पढ़ाते हैं। ये एनसीईआरटी इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना हमारे लिए, क्योंकि आजकल सभी एग्ज़ाम में एनसीईआरटी से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। और लेकिन हम गलती क्या करते हैं कि हम लोग एनसीईआरटी को ही इग्नोर कर देते हैं। हम ये सोचते हैं तो बच्चों की किताबें हैं, स्कूल की किताबें हैं, तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। लेकिन आप सभी को पता होगा कि जब भी आप एग्ज़ाम देकर आते हैं तो जो आंसर की आती है ना, तो उसका सही आंसर केवल एनसीईआरटी से ही माना जाता है। तो हम आज की डेट में एनसीईआरटी को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हमारा यहाँ पे प्रयास है कि हम बहुत ही कम समय में और आसान भाषा में डिटेल में आपको एनसीईआरटी पूरी की पूरी कवर करवा दें। अब ये जो हमारा आज की क्लास है वो हमारी क्लास 6 का हमारा लास्ट चैप्टर है। ठीक है, मतलब हमारी क्लास 6 आज ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, आपकी क्लास 7 स्टार्ट करेंगे और वो भी ज्योग्राफी की ही होगी। अब हमारा एक नया इनिशिएटिव आया है कि हम लोग एनसीईआरटी को अपने बनाए हुए नोट्स से आपको पढ़ाएं, जिससे कि आपको क्लास नोट्स मिल जाएं। ठीक है, अब इससे क्या होगा, आपको क्लास नोट्स मिल जाएंगे। उससे क्या होगा, आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो होंगे ना वो आपके लिए इजी हो जाएगा। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे तो जो चैप्टर आपका शॉर्ट में कवर हो जाएगा, और जब आप रिवीजन करेंगे तो वो बहुत ही इजी तरीके से रिवीजन हो जाएगी। तो ये हमारा नया इनिशिएटिव है और आपको मैं ये रिकमेंड करूँगी, जो मैंने आपको यहाँ पर नोट्स दिया है वो अपनी कॉपी में इसको ज़रूर नोट करें, और साथ साथ में आपको मैं और भी पॉइंट्स बताती रहूँगी, वो भी आपको अपनी कॉपी में नोट करना है। और ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी है कि इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो हमारा यहाँ पे छोटा सा प्रयास है कि हम आपको एनसीईआरटी कवर करवा सके, तो इसीलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, बीच में बिल्कुल भी स्किप ना करें। ठीक है, पूरा एंड तक देखें। और दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं कि ये एनसीईआरटी जो है यहाँ पे हम आपको डिटेल में पढ़ाते हैं। ठीक है, और अगर आपको एनसीईआरटी एमसीक्यू से करनी है तो उसकी सीरीज़ भी हमारी अलग से चल रही है, आप जाके उसको भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा चैप्टर है कि हमारा देश भारत, की अवर कंट्री इंडिया। यहाँ पर हम लोग अपनी कंट्री, अपना देश जो है भारत, उसके बारे में पढ़ेंगे। अब उसमें क्या पढ़ेंगे, हम उसको एक ज्योग्राफिकली पढ़ेंगे, मतलब कि उसका भौगोलिक विस्तार पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे ज्योग्राफी पढ़ेंगे अपने देश की। और आपको ये सबको पता भी होगा कि हमारी इंडिया है, मतलब हमारा जो भारत है वो जो है, अगर हम देखें पश्चिम में, ठीक है, पश्चिम में देखिए तो यहाँ पे अरब सी, ठीक है, वो मतलब कि अरब सागर से घिरा हुआ है। और अगर पूरब में देखें तो बे ऑफ बंगाल, मतलब कि बंगाल की खाड़ी से ये घिरा हुआ है। और अगर नीचे देखें साउथ में देखें तो साउथ में आपका आता है इंडियन ओशन, मतलब कि हिंद महासागर। ठीक है, यहाँ पर हो गया। और अगर हम नॉर्थ में इसको जाएंगे, नॉर्थ में ऊपर देखेंगे, ठीक है, तो नॉर्थ में देखेंगे तो बड़े 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 बहुत बड़े बड़े हिमालयाज़ जो हैं, ठीक है, ऊंचे ऊंचे शिखर के हिमालयों से हमारा ये घिरा हुआ है। तो हमने यहाँ पे बेसिक मोटा मोटा ये पढ़ लिया कि हमारा देश चारों तरफ से कहाँ से घिरा हुआ है। चलिए अब पॉइंट टू पॉइंट पढ़ते हैं। सबसे पहली बात है, जब भी आप पढ़ेंगे तो हमें पहले पता होना चाहिए पेनिनसुला क्या होता है। पेनिनसुला को बोलें तो प्रायद्वीपीय। ठीक है, प्रायद्वीपीय, प्रायद्वीप क्या होता है, ये एक ऐसा स्थल का भाग है जो तीनों तरफ से, ठीक है, जो तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है। मतलब कि एक ऐसा पार्ट, आपको पता भी होगा, देखो इंडिया है हमारा, भारत है, ये सबको पता होगा। यहाँ पे जब नीचे हम लोग मैप में देख लेते हैं, ठीक है, ये देखिए मैप है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पर पानी है, ठीक है, यहाँ पर पानी है, यहाँ पर पानी है, पूरा का पूरा पानी से घिरा हुआ है। तो एक साइड, दूसरी साइड और तीसरी साइड, तो एक ऐसा ज़मीन का टुकड़ा, ऐसा ज़मीन का टुकड़ा जो कि तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है, उसको हम बोलते हैं पेनिनसुला, या फिर हिंदी में बोलें तो हम उसको बोलते हैं प्रायद्वीप। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट, हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो गया कि हमने चैप्टर शुरू होने से पहले ये समझ लिया, क्योंकि आप चैप्टर शुरू होने से पहले अगर इंपॉर्टेंट चीज़ें समझेंगे ना तो आपके लिए चैप्टर को समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो हमने ये समझ लिया है। अब हमारा पहला पॉइंट यहाँ पे ख़त्म होता है। दूसरा पॉइंट हमारा ये आता है कि जो इंडिया है, मतलब भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, पूरा क्षेत्रफल कितना है, वो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। अगर हिंदी में बोलें तो 32.8 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है। तो यहाँ पे ये पूछा है कि इंडिया का एरिया अगर हम बोलें तो ये देखिए, अब हम अगर रफली अगर इंडिया बनाते हैं, ठीक है, अपने हाथों से अगर इंडिया बनाते हैं हम लोग, तो यहाँ पर ये बोला है कि ये जो इंडिया है, ये वाला पूरा का पूरा,
ये यहाँ से लेकर ऐसे करके लेकर चलें तो इसका जो क्षेत्रफल है तो वो क्षेत्रफल है 3.28 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर या फिर 32.8 लाख किलोमीटर स्क्वायर। चलिए, बात तो हो गई यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या बोला है कि नॉर्थ से हम लोग अगर साउथ में जाते हैं लद्दाख से लेकर कन्याकुमारी तो उसका जो एक्सटेंशन है, उसका जो विस्तार है वो है 3200 किलोमीटर, और अगर हम लोग पूरब से लेकर पश्चिम पे जाएंगे तो वो है 2900 किलोमीटर, मतलब कि अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक। अब इसको हम देख लेते हैं मैप में। ठीक है, यहाँ पे मैप में देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये बोला गया है कि अगर हम लोग नॉर्थ मतलब कि जो हो गया उत्तर, ठीक है, और यहाँ पर हो गया दक्षिण, ये हो गया दक्षिण मतलब कि साउथ। अब उत्तर में क्या है, लद्दाख से लेकर हम लोग इसको मेज़र कर रहे हैं, और नीचे है कन्याकुमारी, और अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक देखेंगे तो ये है 3200 किलोमीटर। ठीक है, अब वो और क्या बोलते हैं कि वेस्ट से लेकर ईस्ट तक अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के कच्छ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक देखें। ठीक है, ये हमारा हो गया ईस्ट मतलब कि हो गया हमारा पूर्व, और ये हमारा हो गया वेस्ट मतलब कि हो गया हमारा पश्चिम। यहाँ से लेकर यहाँ तक देखेंगे तो इसका जो लंबाई है वो है 2900 किलोमीटर। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आपको याद करना ही पड़ेगा, एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। और गुजरात का क्या हुआ, कच्छ हो गया। ठीक है, गुजरात का कच्छ हो गया, लद्दाख, कन्याकुमारी, कच्छ और अरुणाचल प्रदेश, ये हो गया। चलिए, यहाँ पे हमने देख लिया, और भी देख लेते हैं। मैप से ही पढ़ लेते हैं पहले हम लोग, और पॉइंट्स हम बाद में देखेंगे। अब ये बात तो हो गई हमारी। अब दूसरा पॉइंट है, अगर हम ये बात करें कि हमारा जो इंडिया है, जो हमारा भारत है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि भारत में से कौन सी रेखा होकर गुजरती है, तो वो होकर गुजरती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अगर हिंदी में बोलें तो वो है हमारी कर्क रेखा। चलिए, एक पॉइंट हमारा ये हो गया, यहाँ से गुजरती है। दूसरा, अब हमें इसका और कौन से लैटीट्यूड से होकर गुजरती है, लैटीट्यूड का मतलब हो गया अक्षांश। अक्षांश हो गया सब 23.5 डिग्री अक्षांश पे। अब आप बोल लोगे अक्षांश क्या हो गया होता है, चलो आपको बता देती हूँ। ये देखिए, मानिए हमारा क्या है, ये धरती है हमारी। अब यहाँ पर बीच में से जाता है हमारा विषुवत रेखा, मतलब कि इक्वेटर जाता है, विषुवत रेखा जाती है। ऊपर से जाएंगे तो ये हमारे क्या होते हैं, ये होते हैं लैटीट्यूड्स। लैटीट्यूड का मतलब हो गया अक्षांश। ठीक है, लैटीट्यूड का मतलब हो गया अक्षांश। अब यहाँ पर जो हमारा भारत है, जो हमारा इंडिया है, हाँ, अब ये जो इक्वेटर है वो हमारे पूरी इंडिया मतलब पूरे धरती को दो गोलार्ध में डिवाइड करता है, दो हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है। तो उसको हम बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और नीचे वाले को बोलते हैं हम लोग साउदर्न हेमिस्फीयर। मतलब ये हो गया साउदर्न हेमिस्फीयर, और जो ऊपर वाला है ये हो गया हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। जो हमारी इंडिया है ना, वो कहाँ पड़ती है, वो पड़ती है हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, मतलब कि उत्तरी गोलार्ध में पड़ती है। इसीलिए अब हमारी इंडिया के बीच में से क्या जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब कि कर्क रेखा जाती है। इसीलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा है, 23.5 डिग्री का लैटीट्यूड लिखा है, मतलब कि 23.5 डिग्री नॉर्थ में अक्षांश हमारी इंडिया से होते हुए जाता है। तो ये तो हुई हमारी बात लैटीट्यूड की। चलिए, ये हो गई। अब और देखते हैं। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि साउथ से लेकर, साउथ मतलब दक्षिण से लेकर उत्तर तक, ठीक है, दक्षिण से लेकर उत्तर तक का अगर हम लोग देखें यहाँ से, ठीक है, दक्षिण से लेकर उत्तर तक का देखें, यहाँ से लेकर यहाँ तक का अगर हम लोग अक्षांश का उसका विस्तार देखें, मतलब लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन देखें तो वो कितना होता है। तो मतलब कि यहाँ से कौन सा हमारा अक्षांश गया है और यहाँ से हमारा कौन सा अक्षांश गया है, तो पेपर में ये हमसे पूछ लिया जाता है और 1000 बार पूछ लिया गया है। तो यहाँ से हमारा साउथ में मतलब कि हमारे इंडिया का साउथ, लेकिन हमारे अगर पूरी धरती का देखें तो हम नॉर्थ उत्तरी गोलार्ध में हैं, तो वहाँ पे हमारा नॉर्थ ही लिखा हुआ आएगा। तो वो होता है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, ठीक है। और अगर यहाँ से देखें, यहाँ पे ऊपर की साइड देखें, नॉर्थ में देखें, तो ये होता है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ये तो हुई बात हमारी किसकी,
ये हुई हमारी लैटिट्यूड। अगर आपके पेपर में आपसे लैटिट्यूड के एक्सटेंशन के बारे में पूछा जाता है कि लैटिट्यूड का विस्तार कितना है, तो अब मैं आशा करती हूँ कि आप उस पेपर को क्वेश्चन गलत करके नहीं आएंगे और आप बिल्कुल सही आंसर देंगे। अगर आपसे पूछा है टॉपिक ऑफ कैंसर मतलब कर्क रेखा कौन से लैटिट्यूड अक्षांश से जाती है, तो उसका आंसर है 23.5 डिग्री। और अगर पूछा है कि हमारे भारत के साउथ में दक्षिण में कौन सा अक्षांश जाता है, तो हम बोलेंगे 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर का जाता है। और अगर हम बोलेंगे उत्तर में कौन सा जाता है, तो 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ का जाता है। यहाँ पे आपके बहुत सारे क्वेश्चन आपके कवर हो चुके हैं। चलिए, ये तो हुआ हमारा अक्षांश। इसी में एक क्वेश्चन आता है आपका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन का। अब लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन क्या होता है, मतलब कि देशांतर का विस्तार क्या होता है। यहाँ पे तो हमने पढ़ लिया, अब लंबा लंबा भी हम देखेंगे ना कि यहाँ पे हमने चौड़ाई पढ़ ली। लैटिट्यूडनल का मतलब होगा चौड़ाई। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूडनल। तो लॉन्गिट्यूडनल का मतलब हो गया कि ऐसे लंबी रेखाएं जो पृथ्वी पे जा रही हैं उनको हम बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है। और इसको ये डिवाइड करता है हमारी धरती को किस में डिवाइड करता है, उत्तर और पूरब में। ये देखो ईस्ट में और वेस्ट में करता है, पश्चिम में और पूरब में करता है। जो हमारे इसीलिए जो हमारी भारत है वो ईस्ट में आता है। इसलिए हम हमेशा लॉन्गिट्यूड या फिर देशांतर में ईस्ट से ही उसको दर्शाते हैं। जैसे हमने यहाँ पे नॉर्थ में दर्शाया है, लॉन्गिट्यूड में हम हमेशा ईस्ट से दर्शाते हैं। अब चलो देख लेते हैं लॉन्गिट्यूड का एक्सटेंशन क्या है। लॉन्गिट्यूड का एक्सटेंशन है यहाँ से लेकर, ठीक है, यहाँ से, क्योंकि देखो लंबी लाइन यहाँ से जा रही है और एक यहाँ से जा रही है, यही चीज़ है। तो यहाँ पर देखें तो ये गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, तो ये वाली है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। ठीक है। और यहाँ पर है इसकी 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको मैंने पूरा डायग्राम से इंडिया दिखाते हुए करवा दिया है। ऐसा आपको कहीं नहीं मिलेगा, बहुत ही मुश्किल से मिलेगा, और मिलेगा तो ठीक है, कहीं वैसे मिलेगा नहीं आपको। बहुत ज़्यादा इजी तरीके से समझा दिया जिससे कि आप कभी ना भूलें। ठीक है, मैं आशा करती हूँ आप कभी नहीं भूलेंगे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पेपर में आपके लैटिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन आपसे पूछ लिए जाते हैं, मतलब कि अक्षांश और देशांतर पूछ लिए जाते हैं। तो मैंने आपके लिए अभी भी स्लाइड को आपके लिए मैंने नहीं हटाया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप इसको स्क्रीनशॉट करके अपने मोबाइल में इसको रख लो, अपने कंप्यूटर में रख लो इसको, जिससे कि आप कभी मत भूलो। ठीक है, चलिए अपनी कॉपी पर ज़रूर नोट कर लीजिए। इतना ईजी तरीके का आपको डायग्राम कहीं और नहीं मिलेगा। चलिए, ये तो हमारा हो गया। अब इसको हम नोट्स में देख लेते हैं। अब देखो नोट्स में सिंपल वही बात लिखी है जो मैंने आपको नीचे समझा दी है डायग्राम से। देखो यहाँ पे आपको मैंने बता दिया कि 3200 किलोमीटर है, नॉर्थ से लेकर साउथ तक का, वेस्ट से लेकर ईस्ट तक का 2900 किलोमीटर है। और इम्पॉर्टेंट बात है, आप सबको पता भी होगा कि जो हमारा इंडिया है वो सबसे ज़्यादा जनसंख्या इंडिया की ही जनसंख्या है पूरे विश्व में। तो ये हो गया पॉइंट। इस पॉइंट को हम बाद में देखेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यहाँ पे देखो आपको समझाया मैंने कि साउथ से लेकर नॉर्थ तक, दक्षिण से लेकर उत्तर तक मुख्य भूमि का विस्तार तो कितना है, 88 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ और 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ है अक्षांश में, लैटिट्यूड में देखें तो। चलिए और देखते हैं। सेम बात है, पूरा सेम है कि हाँ, अब यहाँ पर 1 मिनट, शायद वो पॉइंट हाँ एक पॉइंट था जब मैंने समझा दिया आपको, मैं यहीं पे लिख देती हूँ कि यहाँ पर कि वेस्ट से लेकर ईस्ट का, ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट मतलब कि पूरब से लेकर अगर हम पश्चिम तक जाएंगे, 1 मिनट, वेस्ट टू ईस्ट मतलब कि पश्चिम से लेकर पूर्व तक जाएंगे, तो जो हमारी इंडिया का एक्सटेंशन है तो वो होगा हमारा 68 डिग्री 7 ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ये मिस हो गया इसके अंदर, आप इसको नोट ज़रूर कर लेना। चलिए और देख लेते हैं। अब है हमारा, हाँ, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि जो सन है, सन राइजेज अबाउट 2 आवर्स अर्लियर इन द ईस्ट अरुणाचल प्रदेश दैन दी वेस्ट। यहाँ पे बोल रहा है कि पश्चिम में, देखो आपको पता है गुजरात कहाँ पर है, वो है पश्चिम में। पश्चिम की अपेक्षा पूरब के अरुणाचल प्रदेश में सूर्य उदय 2 घंटे पहले होता है। अब देखो इसको भी समझ लेते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि ये अरुणाचल प्रदेश है,
ठीक है, ये क्या है, ये है अरुणाचल प्रदेश और ये है आपका गुजरात, ये है गुजरात। यहाँ पर ये बोल रहा है कि अरुणाचल प्रदेश, अगर कोई इंसान अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात में आता है, ठीक है, तो यहाँ पे 2 घंटे का डिफरेंस है। ठीक है, मतलब कि सूरज अगर यहाँ पर उगा है तो इस सूरज को गुजरात में पहुँचने में 2 घंटे लग जाएंगे। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे का डिफरेंस है सूरज के उगने में। चलिए अब और देख लेते हैं। और यहाँ पर हाँ, एक है आपका लोकल टाइम, मतलब कि भारत का मानक समय। भारत का जो मानक समय है वो है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। ठीक है, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट है, जिसको कि हम लोग अगर इंग्लिश में बोलें तो हम उसको बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। क्या बोलते हैं? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। अब देखो यहाँ पे ईस्ट लिखा है, इसका मतलब क्या है कि देशांतर की बात हो रही है। ठीक है, और इसको अगर हम लोग और भी नाम से जाने तो वो नाम है मेरिडियन और लॉन्गिट्यूड इज़ ऑल्सो रेफर एज अ स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, या फिर इस यामोत्तर को भारत का मानक यामोत्तर भी कहा जाता है। तो ये हमारा इम्पॉर्टेंट हो गया। अब इसको हम क्या करते हैं, इसको भी मैप में हम लोग देख लेते हैं। अब ये देखिए यहाँ पर जो है आपका ये देखिए, ये जो है यहाँ से इस साइड से जाता है आपका 82 डिग्री 82.5 डिग्री ईस्ट। ठीक है, ये क्या है आपका लॉन्गिट्यूड है, मतलब कि देशांतर है। ये वो लाइन है, ठीक है, ये वो लाइन है जिसको हम भारत का मानक समय बोलते हैं या फिर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बोलते हैं। अगर यहाँ पर 12 बजे हैं, ठीक है, तो पूरी इंडिया में पूरे देश में 12 ही बजे होंगे। ठीक है, अगर यहाँ पर 1 बजा है तो पूरी इंडिया में 1 बजा होगा। तो यहाँ पर इसी लाइन से होते हुए जो समय होता है वही, अगर आप कहीं पर भी बैठे हैं, अगर आपके समय जो भी है, आप मतलब आप बैठे हैं और 2 बज रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब जो 82.5 डिग्री ईस्ट पर लॉन्गिट्यूड पर अगर 2 बज रहे हैं तो हर जगह 2 ही बज रहे होंगे। तो ये लोकल टाइम है हमारा, ठीक है, मानक समय है भारत का। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आता है कि ये कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है। तो ये होकर गुजरती है, अगर हम बोलें इसको, तो सबसे पहले है 5 राज्यों में से होकर गुजरती है। अब कौन कौन से राज्य हैं, तो देखो सबसे पहले होकर गुजरती है ये उत्तर प्रदेश से। ठीक है, यहाँ पर ये हो गया हमारा उत्तर प्रदेश। फिर होकर गुजरती है ये मध्य प्रदेश से, ठीक है, मध्य प्रदेश हो गया। ठीक है, फिर होके गुजर रही है कि ये छत्तीसगढ़ से, ठीक है, फिर है उड़ीसा से और फिर है आपका आंध्र प्रदेश से। ठीक है, आंध्र प्रदेश। तो कौन कौन से हमारे राज्य हो गए? उत्तर प्रदेश हो गया, ठीक है, उसके बाद है हमारा मध्य प्रदेश हो गया, फिर आपका छत्तीसगढ़ हो गया, ठीक है, फिर उसके बाद आपका हो गया उड़ीसा और फिर आपका हो गया आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश हो गया। इम्पॉर्टेंट है, 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, और यूपी के कहाँ से? मिर्ज़ापुर से। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एनसीईआरटी में नहीं था, मैंने आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दिया। चलिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। अब हम लोग एक चीज़ और देख लेते हैं कि एक क्वेश्चन आपके लिए आता है कि जो हमारा देश है वो कितने कंट्रीज़ के साथ, मतलब कितने देशों के साथ अपनी जो लैंड की बाउंड्री है, ठीक है, जो सीमा है वो साझा करता है। तो उसका सही आंसर होता है 7 के साथ। ठीक है, स्थलीय सीमा, यहाँ पे आपका होता है स्थलीय सीमा। अगर हम बोले लैंड बाउंड्री, तो स्थलीय सीमा किससे साझा करता है? तो 7 देशों से करता है। अब वो कौन कौन से देश हैं देख लेते हैं। एक है आपका चाइना, ठीक है, आपका हो गया एक चाइना। फिर एक आपका हो गया यहाँ पे नेपाल हो गया। एक आपका हो गया भूटान, ठीक है, एक आपका हो गया भूटान। और यहाँ पर ये आपका हो गया बांग्लादेश। ठीक है, यहाँ पे हो गया बांग्लादेश। और यहाँ से ऐसे करके जाएंगे तो ये आपका हो जाएगा म्यांमार। ठीक है, म्यांमार हो जाएगा। हिंदी में देखें तो म्यांमार हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो गया? 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और ये 5 हो गया। अब बचे 2। अब इन 2 में क्या है? ये हमारा हो गया, यहाँ से हो गया पाकिस्तान। ठीक है, ये हमारा हो गया पाकिस्तान। और अगर यहाँ से देखिए छोटा सा एरिया होता है, वो होता है अफ़गानिस्तान का। ठीक है, तो हमारे 5 हो गए, ये हो गया हमारा 6 और ये हो गया हमारा 7। तो 7 देशों से हमारा जो देश है वो स्थलीय सीमा साझा करता है। एक क्वेश्चन हो गया हमारा। अब एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि हमारा जो देश है वो मैरीटाइम बाउंड्री
ठीक है, मतलब कि मैरीटाइम बाउंड्री का मतलब क्या हो गया कि जल वाली जो सीमा होती है, ये देखिए वो किन किन देशों से साझा करता है, मतलब कि समुद्री, ठीक है, समुद्री सीमा कितने देशों के साथ साझा करता है। तो मैरीटाइम बाउंड्री इंग्लिश में बोले तो मैरीटाइम बाउंड्री हो गया, तो वो करता है दो देशों से। पहला कौन सा हो गया, पहला हो गया आपका श्रीलंका, ठीक है, पहला हो गया श्रीलंका। उसके बाद थोड़ा नीचे और जाओगे, नीचे की साइड, तो वहाँ पर आपका आ जाएगा मालदीव्स। और मालदीव वही है जहाँ पर कि हमारी अभी कुछ न्यूज़ में था, कुछ दिनों पहले न्यूज़ में था, मालदीव से थोड़ा हमारी झड़प चल रही थी, ठीक है, ठीक है, ये हो गया मालदीव, मालदीव। तो यहाँ पे हमने 2 क्वेश्चंस देखे कि हमारा जो इंडिया है, अगर हम स्थलीय सीमा की बात करें, लैंड बाउंड्री की बात करें, तो वो 7 कंट्री से सीमा साझा करता है। और अगर हम लोग समुद्री सीमा की बात करें, मैरीटाइम बाउंड्री की बात करें, तो वो 2 कंट्री से साझा करता है। चलिए, एक क्वेश्चन तो हमारा 2 क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ बता दिए, उससे पहले आपको मैंने बहुत सारे क्वेश्चन बता दिए हैं। अब एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जाता है कि जो श्रीलंका है, ठीक है, जो श्रीलंका है वो इंडिया से, ठीक है, इंडिया से कौन सी स्थल संधि से डिवाइडेड है। स्थल संधि का मतलब हो गया स्ट्रेट, तो इसके बीच में जो स्ट्रेट आती है, ठीक है, स्थल संधि मैंने गलत बोल दिया, उसको बोलते हैं जल संधि, ठीक है, जल संधि का मतलब हो गया स्ट्रेट, जल संधि, ठीक है, जल संधि। तो उसका नाम कौन सा है, वो है आपकी पाक जल संधि। और अगर आपको इंग्लिश में बोलें तो हम उसको बोलते हैं पाक स्ट्रेट, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा कि श्रीलंका और इंडिया को डिवाइड कौन सी जल संधि या फिर स्ट्रेट करती है, तो पाक स्ट्रेट या फिर पाक जल संधि करती है। चलिए और देख लेते हैं। ये देखिए, आपको मैंने सारा का सारा बता दिया, यही चीज़ आपको मैंने बता दी कि 2 घंटे का होता है, लोकल टाइम है, लॉन्गिट्यूड है, और ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, एक मिनट, हाँ, अब हम पढ़ेंगे भौतिक विभाजन। हाँ, एक चीज़ और बता देती हूँ, आप सबको ये पता भी होगा कि हमारे जो देश है वहाँ पर 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरी है। यूनियन टेरिटरी को बोले तो केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। अब हम क्या करेंगे, हम लोग फिज़िकल डिवीज़न देखेंगे, मतलब कि भौतिक विभाजन देखेंगे। अब इसका मतलब क्या हुआ, भौतिक विभाजन का मतलब हुआ कि जो हमारी इंडिया है, इंडिया को हम मोटे मोटे तौर पर किन किन भौतिक या फिज़िकली डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 5 चीज़ों में डिवाइड कर सकते हैं। एक हमारा हो गया हिमालय में, दूसरा हो गया नॉर्दर्न प्लेन्स में, तीसरा हो गया हमारा मरुस्थल में, ग्रेट इंडियन डेजर्ट में, चौथा पेनिसुलर इंडिया, प्रायद्वीपीय पठार, और 5वां हो गया कोस्टल प्लेन्स। चलिए अब इनको हम सारा का सारा मैप में पढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम पढ़ेंगे माउंटेन्स। माउंटेन्स मतलब हो गया हिमालय। अब देखिए, अब हिमालय को देखें तो हिमालय आपको पता है कि यहाँ से लेकर, ठीक है, यहाँ से ये पूरा का पूरा आपका हिमालय की रेंज है, ठीक है, और थोड़ा इस साइड भी आपकी फैली हुई है हिमालय की रेंज, ठीक है, हिमालय की रेंज हो गई। अब थोड़ा अंडमान निकोबार में भी है, यहाँ पे ये बहुत कम है, जो आप एनसीईआरटी में नहीं लिखा है, बड़ी बड़ी किताबों में ये लिखा हुआ है, ठीक है, बड़ी बड़ी किताबों में लिखा है यहाँ पर। अब हम इसको देखते हैं, जो हमारा हिमालय है उसको हमने 3 रेंजेस में इसको डिवाइड कर रखा है। जो पहली है उसको हम बोलते हैं हिमाद्री, ठीक है, हिमाद्री बोलेंगे, या फिर उसको हम बोलेंगे ग्रेटर हिमालय। क्या बोलेंगे हम उसको, ग्रेटर हिमालय बोलेंगे, ठीक है, ग्रेटर हिमालय बोलेंगे। चलिए अब एक मिनट, हाँ, ये हो गया। हिंदी में देखें तो हिमाद्री हो गया, और ग्रेटर हिमालय का आपको बोलेंगे तो वृहत हिमालय। अब वृहत हिमालय में इसकी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसका ये है कि यहाँ पर विश्व की, ठीक है, यहाँ पर हम बोलें विश्व बोलें या फिर वर्ल्ड बोलें, विश्व की सबसे ऊंची, ठीक है, सबसे ऊंची शिखर है, ठीक है। अब सबसे ऊंची शिखर, इसका मतलब हो गया वर्ल्ड हाईएस्ट पीक। वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक है कहाँ पर है, हिमाद्री में है, जिसका वो है एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमारे लिए ये हो जाता है। और दूसरा पॉइंट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि जो हिमाद्री है वो सबसे पुरानी है, ओल्डेस्ट है, किसमें, जब हिमालय बने हैं उनमें सबसे पुरानी है। चलिए अब नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है आपकी मध्य हिमालय, या फिर आप बोलेंगे तो मिडिल हिमालय, या फिर हिमाचल, ठीक है, हिमाचल मध्य हिमालय हो गया, या फिर हिमाचल हो गया।
अब इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ पर हिमाचल प्रदेश है। दूसरा, यहाँ पर जो होते हैं जो आपके लोकप्रिय जो पहाड़ी स्थान है ना, मतलब कि ऐसे लोकप्रिय जहाँ पे कि आप घूमना पसंद करते हो, टूरिस्ट प्लेसेस जो हैं ज़्यादातर यहीं पर हैं, टूरिस्ट प्लेसेस यहीं पर हैं। अब चलिए, अब सबसे लास्ट की अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट एक ये भी है कि जो आपका मिडिल हिमालय है वो साउथ में है। किसके साउथ में है? हिमाद्री के साउथ में है, ठीक है, बृहद हिमालय के साउथ में है। चलिए अब और देखते हैं। उसके नीचे एक और आपकी रह गई, उसका नाम है शिवालिक, ठीक है, शिवालिक है। अब शिवालिक जो है, इसकी इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, जो शिवालिक है ये सबसे साउदर्न पार्ट, मतलब कि सबसे दक्षिणी हिमालय है, ठीक है। रेंजेस में देखें सबसे दक्षिण में यहीं पर है शिवालिक। अब चलो, हमने एक तो आपका फिजिकल डिवीज़न देख लिया, भौतिक विभाजन देख लिया। अब हम नेक्स्ट फिजिकल डिवीज़न देखते हैं। अब वो है आपका नॉर्दर्न प्लेन्स। नॉर्दर्न प्लेन्स बोले हैं तो भारत के उत्तरी मैदान, भारत के उत्तरी मैदान देखते हैं। अब देखो, भारत के उत्तरी मैदान देखेंगे तो वो कहाँ से कहाँ तक फैले होंगे? वो हैं आपकी यहाँ से लेकर यहाँ तक, रफली आपके लिए डायग्राम है ये, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक भारत के उत्तरी मैदान हैं, ठीक है। यहाँ से लेकर ऐसे, यहाँ से इतना, ठीक है, यहाँ से, मतलब कि ये समझ लो। चलिए अब इसको और देख लेते हैं। तो ये क्या है? हमारे भारत के, ये हैं आपके भारत के उत्तरी मैदान है ये, ठीक है, नॉर्दर्न प्लेन्स हैं ये, ठीक है, नॉर्दर्न प्लेन्स है। अब ये क्या है? देखो, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे देख लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है? ये एक तो समतल है, ठीक है, समतल है, मतलब कि प्लेन्स हैं, ऊबड़ खाबड़ ये नहीं है। दूसरा ये है कि ये जो मैदान है, ये जो प्लेन्स हैं वो बने कैसे हैं? वो कैसे बने? तो गंगा आ रही है यहाँ पे, यमुना आ रही है, उसकी ट्रिब्यूटरी है, सिंधु नदी आ रही है, यहाँ से ब्रह्मपुत्र आ रही है, ये नदियाँ आ रही हैं। अब ये सारी नदियाँ जो है या फिर इसकी ट्रिब्यूटरी हैं और जिसकी सहायक नदियाँ हैं वो अपने साथ एल्यूवियल सॉइल लेकर आती हैं, ठीक है, मतलब कि जलोढ़ मिट्टी लेकर आ रही है और उस मिट्टी को लेकर यहाँ पर डिपॉजिट कर रही है। अब जलोढ़ मिट्टी क्या होती है? ये एक तरीके की मिट्टी है जिसमें कि बहुत ही फाइन, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा एकदम पतले मिट्टी के कण होते हैं। और वो इतने मिट्टी के कण होते हैं, उससे क्या होता है, ये जो धरती, ये जो ज़मीन होती है नॉर्दर्न प्लेन्स की, ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल हो जाती है, बहुत ज़्यादा उपजाऊ हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पर क्या मिलता है? एल्यूवियल सॉइल मिल रही है, मतलब कि आपकी जलोढ़ मिट्टी मिल रही है यहाँ पर। और तीसरा आपको मैंने बता ही दिया कि यहाँ पर ये जो बनी हुई है, ये आपकी जो सिंधु है, सिंधु नदी बोलें या फिर इंडस बोलें, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, ठीक है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, या फिर इसकी जो ट्रिब्यूटरीज़ हैं, जो सहायक नदियां हैं, उससे ये एल्यूवियल सॉइल ला के फर्टाइल बनाती है। चौथा एक चीज़ यहाँ पर ये भी है कि इसी फर्टिलिटी की वजह से, फर्टाइल मतलब इसी उपजाऊ ज़मीन की वजह से ये बहुत ही ज़्यादा, ये जो एरिया है यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंडिया में देखा तो जनसंख्या है, ठीक है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, यहीं पर लोग बसे हुए हैं। क्यों बसे हुए हैं? कि शुरुआत से ही यहाँ पर इतनी फर्टाइल है तो खेती बहुत ज़्यादा होती है, तो लोगों का जीवन यापन बहुत अच्छे से हो जाता है। तो हमने नंबर 2 क्या पढ़ा? उत्तरी मैदान और नॉर्दर्न प्लेन्स पढ़े। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। इसके बाद हम लोग को क्या देखना है? इसके बाद हम लोग देखेंगे डेजर्ट, ठीक है, भारतीय मरुस्थल इसको हम देखेंगे। ये देखिए, भारतीय मरुस्थल कहाँ पर है? आप सबको पता भी होगा, थोड़ा आइडिया भी आपको होगा, ठीक है, थोड़ा आइडिया आपको होगा। ये हो गया हमारा भारतीय महामरुस्थल, ठीक है, इसको मैं लिख देती हूँ आप सबके लिए कि महामरुस्थल, ठीक है। इंग्लिश में बोलें तो ग्रेट इंडियन डेजर्ट, ठीक है, ग्रेट इंडियन डेजर्ट है। ये हमारा तीसरा डिवीज़न है, तीसरा विभाजन है। अब देखो इसके बारे में जान लेते हैं। देखो आपको दिख रहा है कि राजस्थान में कुछ पार्ट इसका, हल्का फुल्का पार्ट इसका गुजरात में भी आ जाता है थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पर क्या है? देखो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, ठीक है, बारिश जो होती है आपकी वो बहुत ही कम होती है यहाँ पे, तो शुष्क आपको वातावरण मिलता है, ठीक है। वातावरण मतलब कि शुष्क मतलब हो गया आपको ड्राई एनवायरनमेंट रहता है यहाँ पर, और उसी की वजह से यहाँ पे गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है। जो वनस्पति जो होती है, ठीक है, वनस्पति जो होती है बहुत ही कम होती है। वनस्पति का मतलब वो जो होता है, इसका जो वेजिटेशन है वो बहुत कम है, और जो एरिया जो है वो सैंडी है, ठीक है, मतलब कि रेत से ढका हुआ है।
तो ये आपके लिए हो गया इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये। चलिए तीसरा डिवीज़न हो गया। अब चौथे डिवीज़न पे चलते हैं। तो चौथा डिवीज़न आपका आता है प्रायद्वीपीय पठार। इसको भी हम लोग देख लेते हैं। प्रायद्वीपीय पठार, आपको मैंने प्रायद्वीपीय तो पढ़ा ही दिया, ठीक है। यहाँ पे प्रायद्वीपीय पठार के बारे में बात हो रही है। अब ये देखो, ये नीचे की साइड में आता है यहाँ पे प्रायद्वीपीय पठार। ये पूरा का पूरा जो एरिया है जिसको हम लोग पेन से कर रहे हैं, यहाँ पे लेकर यहाँ तक, ये पूरा आपका प्रायद्वीपीय पठार के रूप में जाना जाता है। चलिए ये हो गया प्रायद्वीपीय पठार। अब यहाँ पे देख लेते हैं इसमें क्या होता है कि सबसे पहली बात है इसकी कि ये इसका जो शेप है वो ट्रायंगुलर शेप है, मतलब कि त्रिभुजाकार इसकी जो है आकार है वो इसका त्रिभुजाकार आकार है, ये हमने देखा। दूसरा त्रिभुजाकार इसमें हो गया। अब यहाँ पर इसी में आपकी विंध्या और सतपुड़ा पड़ते हैं, सतपुड़ा रेंज आपकी पड़ती है, ठीक है, सतपुड़ा रेंज पड़ती है। तो यहाँ पर जो है यहाँ से बोलें तो आपकी विंध्या जो पड़ेगी, ठीक है, यहाँ पे आपकी पड़ेगी उसी के बीच में से, ठीक है, यहाँ से 1 मिनट, ये आपकी पड़ेगी यहाँ से विंध्या, ठीक है, यहाँ से पड़ेगी विंध्या और इसके नीचे पड़ेगी आपकी सतपुड़ा, ठीक है। ये होगी विंध्या और ये होगी आपकी सतपुड़ा। अब इसी के बीच में से, इन दोनों के बीच में से आपकी जाती है नर्मदा रिवर और नीचे से जाती है आपकी तापी रिवर। तो ये होगी नर्मदा और ये होगी तापी। ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट रिवर्स हैं। नर्मदा और तापी वो ऐसी रिवर हैं जो पश्चिम में बहती हैं, ठीक है, पश्चिम में बहती हैं और पश्चिम में बह के कहाँ पर गिरती हैं, वो गिरती हैं आपकी अरब सागर में, ठीक है। अरब सागर का मतलब हो गया आपका अरेबियन सी। ये देखो यहाँ पर जो है ये आपका अरेबियन सी है। तो ये इम्पॉर्टेंट हो गया कि पश्चिम की साइड बहती हैं। और दूसरी बात, इन्हीं का ये जो है नर्मदा और तापी, ये लोग क्या करते हैं, ये जो नदियाँ हैं ये एस्चुरी बनाती हैं, ठीक है, एस्चुरी बनाती हैं। चलिए ये वाली हमारी बात हो गई कि ये जो है एस्चुरी बनाते हैं। तीसरी बात इसमें जो है हमारा जो पेनिनसुला है या फिर इसको प्रायद्वीपीय पठार बोलें, ये चीज़ जो है जिसको मैंने ब्लू कलर से रंगा है, यहाँ पे आपको कोयला, ठीक है, और आयरन, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा मिलता है यहाँ पे। इस टाइप के मिनरल्स आपको आसानी से मिल जाते हैं। ये आपका हो गया, अब ये आपका हो गया डिवीज़न, कौन सा हो गया, पेनिनसुलर का डिवीज़न हो गया। और ठीक है, ये आपका सब सारा मैंने आपको बता दिया है। अब इसी के अंदर आपके लिए पड़ते हैं 2 घाट पड़ते हैं यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पर ये आपका हो गया पश्चिमी घाट, ठीक है, पश्चिम घाट मतलब हो गया वेस्टर्न घाट हो गया, वेस्टर्न घाट, और साइड में आपका हो गया यहाँ पे ईस्टर्न घाट। तो ये है आपका ईस्टर्न घाट मतलब कि पूर्वी घाट हो गया, और ये वाला जो है आपका पश्चिमी घाट मतलब कि वेस्टर्न घाट हो गया। अब इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है कि ये जो वेस्टर्न घाट है ये कॉन्टीन्यूअस है, मतलब कि ये लगातार है, इसमें कोई भी क्या बोलते हैं कि गैप नहीं है, ठीक है, कोई भी इसमें गैप नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपकी यहीं पर आ जाती है कि इसमें कोई भी गैप नहीं है। लेकिन अगर हम ईस्टर्न घाट के बारे में बोलें, पूर्वी घाट के बारे में बोलें, तो यहाँ पर गैप है, ठीक है, यहाँ पर गैप है, ये टूटे हुए हैं, लगातार नहीं है, असमान है। अब इन्हीं के बीच में से होते हुए नदियाँ जाती हैं, ठीक है, यहाँ से होते हुए नदियाँ जाती हैं। कौन कौन सी नदियाँ, जैसे कि आपको पता है कि महानदी जा रही है, ठीक है, गोदावरी है, ठीक है, कृष्णा है, कावेरी है, महानदी है, ये सारी। और एक इम्पॉर्टेंट बात और है कि जो ईस्टर्न घाट में जो नदियाँ जाती हैं वो डेल्टा बनाती हैं आपका, ठीक है, क्या बनाती हैं, डेल्टा बनाती हैं। और वेस्टर्न घाट की जो नदियाँ हैं वो क्या बनाती हैं, एस्चुरी बनाती हैं। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट इसका ले लो, ठीक है। और हाँ देखो, एस्चुरी बनाती है, जो मैंने आपको बताया है कि नर्मदा और तापी है एस्चुरी बनाती हैं, ये दोनों नदियाँ एस्चुरी बनाती हैं, वेस्टर्न घाट में है। और ईस्टर्न घाट से निकली हुई नदियाँ महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये बे ऑफ बंगाल या फिर बंगाल की खाड़ी में आकर गिरती हैं और ये डेल्टा बनाती हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लो, बार बार रिवाइज़ करना इस चीज़ को, ऐसा कहीं नहीं मिलेगा। पूरा का पूरा एनसीईआरटी का चैप्टर आपके लिए निचोड़ है इस चीज़ का, और आपको डिटेल में भी करवाया जा रहा है, ठीक है। ले लिया स्क्रीनशॉट, चलो अब और देखते हैं। यहाँ पे हमने डिवीज़न कर दिया, अब आपका डिवीज़न बढ़ता है तटीय मैदानों का। तटीय मैदान का मतलब क्या हो गया, तटीय मैदान,
तटीय मैदान हो गए, कोस्टल प्लेन्स हो गए, ठीक है, कोस्टल प्लेन्स हो गए। अब कोस्टल प्लेन का मतलब क्या है, ये देखो, कोस्टल प्लेन्स का मतलब हो गया कि जो कोस्ट हैं, जो तट पर हैं, तट पर होने वाले प्लेन्स, ठीक है, ऐसे यहाँ पर ये जो एरिया पड़ेगा इसको हम बोलेंगे कोस्टल प्लेन्स, ठीक है, ये बोलेंगे। ये भी उपजाऊ होते हैं, इनमें भी आपको एलिबल सॉइल मिलती है, मतलब कि जलोढ़ मिट्टी आपको यहाँ पर मिलती है। चलिए, ये भी हमारा डिवीज़न यहाँ पे ख़त्म हो गया। हाँ, अब एक चीज़ और रह गई है कि आपसे कभी कभी ये पूछ जाते हैं, लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप द्वीप है, लक्षद्वीप है, ठीक है, ये क्या होता है, ठीक है, ये जो है, ये जो लक्षद्वीप है, ये जो है आपका जो केरला कोस्ट है, ये जो केरला कोस्ट है उस पे पड़ता है, ठीक है, उसके पास पड़ता है, ये इंपॉर्टेंट आपका रह जाता है। यहाँ पर आपका पड़ता है अंडमान निकोबार। तो यहाँ पर हमने इंडिया के डिवीज़न देख लिए। और आपको एक चीज़ और बता दूँ, अपने चैनल के बारे में हम लोग बता देते हैं कि हमारे चैनल पर NCERT जो है, ठीक है, उसकी MCQ की सीरीज़ चल रही है, और आपको जो पढ़ा रही हूँ मैं, ये आपको डिटेल में पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो NCERT 2 तरीके से हम लोग पढ़ा रहे हैं। MCQ की सीरीज़ उन बच्चों के लिए है जो कि बहुत शॉर्ट में पढ़ना है, जिनका एग्ज़ाम बहुत पास में आ रहा है, जिनको रिवीजन करनी है, उन सब के लिए है, ठीक है। और वैसे सभी पढ़ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आप ऐसा करिए, डिटेल में यहाँ से पढ़ के जाइए और MCQ आप अटैम्प्ट करिए, ठीक है। इन सब के जो चैप्टर आपको पढ़ा रही है उसके MCQ हमने पहले ही डाल दिए हैं। अब नेक्स्ट में क्या होगा कि हम लोग 7th क्लास लेकर आएंगे, हर चैप्टर के साथ साथ आपको MCQ दे दिए जाएंगे। चलिए, पहली सीरीज़ ये होगी। दूसरी सीरीज़ हमारी है GS की, जहाँ पर कि हम लोग 8 MCQs देते हैं, और ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट MCQs होते हैं, और 10 हम आपको पॉलिटी के MCQ देते हैं। इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जिस तरीके से एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वैसे हम आपको पढ़ाते हैं। इसको करने के बाद आपको किसी भी किताब या फिर इंटरनेट की देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम आपको डिटेल में करवाते हैं। अब है आपकी तीसरी सीरीज़ ट्रिक्स की। ट्रिक्स में हम लोग क्या करते हैं कि इंपॉर्टेंट 5 MCQs होते हैं हमारे, और उन MCQs को हम लोग आपको ट्रिक्स से समझाते हैं, और ट्रिक्स से आसान तरीका करवाते हैं याद करने का। जैसे कि हमने करा है उसी तरीके से आपको करवाते हैं, और ये तरीका आपको और कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि ये तरीका हमने खुद बनाया है। जैसे हमने करा है, ये हमारी खुद की खोज है, एक अनोखा तरीका है। अब है हमारी चौथी सीरीज़। चौथी सीरीज़ में क्या है, करंट अफेयर्स होते हैं। हम लोग उस करंट अफेयर में क्या करते हैं कि मंथली मैगज़ीन लेकर आते हैं, हर महीने की लेकर आते हैं मैगज़ीन, ठीक है। वहाँ पर आपको जनवरी, फरवरी, मार्च की मैगज़ीन मिल जाएगी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ रहते हैं, महीनों के जो न्यूज़ रहते हैं, हर महीने जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ रहते हैं, उसको हम लोग एक कंपाइलेशन के साथ उसको जमा करके आपके लिए एक मैगज़ीन निकाल देते हैं। अब हमारी 5वीं सीरीज़ है मेंस की। जो बच्चे मेंस की तैयारी कर रहे हैं उनसे के लिए हम लोग एक टॉपिक्स लेकर आते रहते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिससे कि आप मेंस में जाएं और घबराएं नहीं। और साथ में हमारी है कम्युनिटी। हम लोग अपने चैनल पर कम्युनिटी पर रेगुलर आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालते रहते हैं, जिससे आप प्रैक्टिस करें और एग्ज़ाम में गलत करके ना आएँ। और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये जो हमारी जितनी भी सीरीज़ हैं, ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही बच्चों के लिए है, तो इसमें भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप हमारे चैनल पर आ गए हैं तो आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है, इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों ही मिलेगा। और ऐसे ही NCERT आपको हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में ही मिलेगी। चलिए, अब नेक्स्ट आते हैं। ये आपको मैंने सारा पढ़ा दिया है, अब अपने नोट्स में देख लेते हैं। यहाँ पर हाँ, ये देखो, फिजिकल डिवीज़न आपको मैंने करवा दिया कि ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय, शिवालिक, नॉर्दर्न प्लेन्स भारत का उत्तरी मैदान, ग्रेट इंडियन डेजर्ट भारतीय मरुस्थल, पेनिनसुलर प्लेटू प्राय महाद्वीपीय पठार, और तटीय मैदान कोस्टल प्लेन्स आपको करा दिए हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है कि वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स नर्मदा तापी है, पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियाँ नर्मदा तापी, और वेस्टर्न घाट कॉन्टीन्यूअस है, एक समान है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो वेस्टर्न घाट है, फिर पश्चिमी घाट बोले तो हम उसको सह्याद्री नाम से भी जानते हैं। एग्जामिनर सह्याद्री दे देगा और पूछ लेगा कि ये क्या है, क्या मिडिल हिमालय है, वेस्टर्न घाट है, ईस्टर्न घाट है, क्या फिर शिवालिक है। तो आपको पता होना चाहिए कि वेस्टर्न घाट का दूसरा नाम क्या है, सह्याद्री है। और ईस्टर्न घाट मतलब कि पूर्वी घाट जो है वो असमान है और टूटे हुए हैं। आपको मैंने सब कुछ बता दिया है, यहाँ पर आपको मैंने मैप के थ्रू बता दिया है। और ईस्ट फ्लोइंग रिवर मतलब पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, जो कि डेल्टा बनाती हैं और बे ऑफ बंगाल में जाके गिर जाती हैं। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो गंगा और ब्रह्मपुत्र है, ये दोनों रिवर जो है वो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा बनाती हैं, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और जो लक्षद्वीप आइलैंड है, लक्षद्वीप द्वीप समूह है, या फिर प्रवाल द्वीप बोलो, जो कि कोरल से बना हुआ है, मतलब कि जो प्रवाल से बना हुआ है, वो केरल के तटीय क्षेत्र के समीप स्थित है।
ठीक है। और सुंदरबन देखें तो सुंदरबन क्या हुआ कि यहाँ से लेकर यहाँ से गंगा आएगी, यहाँ से ब्रह्मपुत्र आएगी, तो यहाँ पर पूरा का पूरा सुंदरबन डेल्टा आपको मिल जाता है। तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा चैप्टर विद मैप हो गया। हाँ, एक आपका पॉइंट बचा था, एक पॉइंट ये बचा था कि यूएसए और कनाडा हैव अ 7 और 6 टाइम जोन। मतलब कि देखो इंडिया में जो हमारा भारत है उसमें एक ही मानक समय है जो कि 82 डिग्री पर ईस्ट पर है, ठीक है। अब लेकिन कनाडा और यूएसए में यूएसए में है 7 मानक समय है और कनाडा में 6 मानक समय है और रशिया में है 11 मानक समय। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो भी ऐसी जो बड़े बड़े देश होते हैं जो कि बहुत लंबे लंबे मतलब चौड़ाई में होता है, जिनका एक्सटेंशन बहुत बड़ा होता है, ठीक है, वेस्ट हो गया, वेस्ट से लेकर ईस्ट तक ये लोग फैले होते हैं, तो इनमें एक मानक समय या फिर एक स्टैंडर्ड टाइम काम नहीं करता है। तो उसके लिए हमें अलग अलग स्टैंडर्ड टाइम लेने पड़ते हैं। तो वही है, इसी के कारण जैसे कि यूएसए है और कनाडा है, ये लोग बहुत बड़े बड़े हैं, ऐसी रशिया बहुत लंबा है, चौड़ा है, उसी की वजह से रशिया में 11 मानक समय है, यूएसए में 7 हैं और कनाडा में है 6, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको सारा का सारा इम्पॉर्टेंट जो भी इस चैप्टर में था उसका सारा निचोड़ आपको नोट्स के ज़रिए दे दिया है, जिससे कि आपके लिए कोई भी परेशानी ना हो, आप शॉर्ट तरीके से आप उसको रिवीजन कर सकें और आसानी से आप लोग पढ़ लें। क्योंकि नोट्स की जो वैल्यूज़ होती है ना, उससे क्या होता है कि हमारे दिमाग में वो छप जाता है और किताब में क्या होता है कि हम छांटते रह जाते हैं कि क्या क्या हमारे लिए इम्पॉर्टेंट था। ऐसा होता है कि हमने इसको खो दिया, क्या लाइन तो हमने यहीं लगाई थी, वो लाइन खो गई हमारी, तो उस किताब के थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है, कुछ हौच पौच हो जाता है। लेकिन नोट्स में क्या होता है कि आपको क्लियरली पॉइंट टू पॉइंट मिलता है, इसीलिए हम लोग आपके लिए नोट्स में लेकर आए हैं। इसका फ़ायदा उठाइए, इसको आप जल्दी से जल्दी कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे हमारा 6 क्लास ख़त्म होती है। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग आपके लिए 7 क्लास लेकर आएंगे, ठीक है। इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों बच्चों के लिए है और साथ साथ में आप सभी के लिए उनके MCQs भी लेकर आएंगे। पहले चैप्टर पढ़ो, उसके बाद आपको MCQ आपको अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है। अगर आपको यहीं तक चैप्टर ख़त्म होता है, अगर आपको इनमें से कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, ठीक है। वीडियो को लाइक करिए, वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, बच्चों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।